किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। एल्स्ट्रोमीरिया फूल की खेती करना है लाभकारी। गन्ने की फसल में लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। आज के समय में हर किसान चाहता है कि आमदनी बढ़े और इसके लिए खेती की नई नई तकनीकों को भी अपनाता है, जिसका लाभ भी मिलता है। इसी लाभ को देखते हुए कुछ किसान भाई पॉली हाउस में फूलों की खेती करने लगे हैं। इसके अंतर्गत हमारे जो किसान भाई एल्स्ट्रोमीरिया फूल की खेती करके अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो वो इसकी कौन कौन सी उन्नतशील किस्मों का चयन करते हुए खेती करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच है डॉक्टर भारती कश्यप। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फूल की जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। इसे कहते हैं एल्स्ट्रोमीरिया, पेरुवियन लिली या पैरेट लिली भी इसका अन्य नाम है। यह मूलतः दक्षिणी अमेरिका का निवासी है, लेकिन भारत में भी इसकी कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो पा रही है। बेंगलोर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश में जहाँ माइल्ड क्लाइमेट है, यहाँ इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। यह विविधीकरण के लिए बहुत ही अच्छा फूल है। बहुत सारे लोग किसान जो है जरबरा, कार्नेशन, क्राइसेंथेमम इन्हीं चीज़ों की खेती कर रहे हैं, लेकिन जिससे कि मार्केट में इन्हीं फसलों का गलट आ जाता है। तो जो एल्स्ट्रोमीरिया है, ये विविधीकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा पुष्प साबित हो सकता है। फूलों की आधुनिक खेती करना एक बेहतरीन आय का जरिया है। इससे कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। फूलों की खेती के बारे में बात करें तो एल्स्ट्रोमीरिया फूल की खेती किसानों के लिए अच्छा मुनाफे का सौदा बन सकती है। फिर बात आ जाती है कि किस समय आपने इसको पौधे को लगाना है। वैसे तो एल्स्ट्रोमीरिया को जो लगाने का उचित समय है वो अक्टूबर-नवंबर है, लेकिन आप इसकी प्लांटिंग दिसंबर तक भी डिले कर सकते हैं। अगर अक्टूबर-नवंबर में आपने इसको लगाना है, सबसे पहले आपको क्लाइमेट की बात करनी है कि कौन सी जगह में इसे लगाना है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ के मध्य पर्वतीय क्षेत्र जिनकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर तक है, और इन एरियाज़ में इसकी खेती की जा सकती है। और पूरे भारतवर्ष में भी जहाँ माइल्ड क्लाइमेट होता है, 18 से 25 डिग्री तापमान होता है, वहाँ इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसे पॉली हाउसेज में ही उगाना चाहिए। वैसे इस फसल को बाहर भी लगाया जा सकता है, शेड नेट में भी लगाया जा सकता है, लेकिन उससे प्रकंद के सड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप गर्म इलाके में, अगर जैसे दिल्ली या हरियाणा में भी कई बार इस फसल को लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वातानुकूलित पॉली हाउसेज का होना ज़रूरी है, जिसमें कि आपका ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और हर तरह का कंट्रोल मौजूद होगा। एल्स्ट्रोमीरिया की खेती के लिए किन वैरायटीज़ का, किन किस्मों का चयन करना है, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है। जैसे कि सेरेना, रियाना,
कैप्री, टियारा, रेड कलेक्शन, पियंटम, प्लूटो और एक अलादीन भी पुरानी किस्म है। ये सारी किस्में खेती के लिए उपयुक्त है। इनमें से एक कैप्री किस्म है जो बहुत अच्छा फूल देती है और बहुत लंबी भी नहीं होती है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टेकिंग की आवश्यकता नहीं होती। इन सारी किस्मों को आप खेती के लिए लगा सकते हैं। बुआई से पहले कंदों को उपचारित अवश्य करें, जिससे जमीन से होने वाली बीमारियों से फसल को बचा सकते हैं। उपचार करने हेतु कार्बेडाजिम 3 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर कंदों को उपचारित करें। फिर बात करते हैं कि इसे कैसे लगाया जाता है। यह एक प्रकंद से लगाने वाली फसल है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कंदीय फसल है। इसके राइजोम होते हैं। जो राइजोम होते हैं वो बिल्कुल अदरक की तरह है, लेकिन बिल्कुल पतले होते हैं। ये आगे आगे फैलते जाते हैं। कि इसमें ट्यूबरस रूट्स का होना भी ज़रूरी है और साथ में ही अंकुरित होने वाले तने की भी आवश्यकता होती है। एक ऐसा पौधा जिसमें 2-3 अंकुरित होने वाली शाखाएं जो कि ऊपर की ओर उगेंगी तथा 2-3 ट्यूबरस रूट का होना अनिवार्य है। ट्यूबरस रूट इस पौधे के लिए आगे के लिए भोजन बना के रखती हैं और इसी से ये पौधे की बढ़वार होती है। पॉली हाउसेस में अपने हिसाब से आप लंबी क्यारियां बना सकते हैं, लेकिन हर लंबी क्यारी में आपको 1-1 मीटर स्क्वायर के पिट्स बनाने हैं। पहले आप सबसे पहले उसका मीडिया जो उसमें नॉर्मल मिट्टी मौजूद होगी उसको आपने बाहर निकाल लेना है। फिर इस मिट्टी से ही एक मिश्रण बनाना है, जिसमें 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग सड़ी गली गोबर की खाद को मिलाना है। जब इस मिश्रण को आप तैयार कर लेंगे तो इस मिश्रण के 2 भाग को लेना है, कोकोपीट के 1 भाग को लेना है और वर्मी कंपोस्ट के भी 1 भाग को लेकर इन पिट्स के अंदर भर देना है। एक पिट के अंदर 4-5 क्रेट जो नॉर्मल क्रेट होती है वो डल जाती है और उसके बाद आपने इनको पौधों की प्लांटिंग करनी है। फिर बात आ जाती है कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पौधा है ये बहुत फैलता है। खासकर दूसरे और तीसरे साल में जो राइजोम से है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो आपको जो दूरी कितनी रखनी है वो पहले वर्ष से ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो पौधे से पौधे की और लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर हम रखते हैं। इस तरह 1 स्क्वायर मीटर में हमारे 4 पौधे ही आते हैं। इन पौधों को लगाने के बाद आपको पानी देना है और हफ्ते में लगभग 2-3 बार पानी देना है। और इसके पश्चात जब 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की हर पौधे में ग्रोथ हो जाती है तो आपको इसमें जो स्टेकिंग नेट का इस्तेमाल करना है। स्टेकिंग नेट के लिए हम कार्नेशन में जो इस्तेमाल होते हैं नेट, उसका प्रयोग करते हैं। बांस की खरपचियों से आप पौधों को सहारा दे सकते हैं और उसमें जो सुतली वाली या नायलॉन की रोप्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। गन्ने की खेती अपने राज्य में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी जिले में बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने गन्ने की फसल लगा रखी है उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इसी अवस्था पर कई तरह के रोग कीटों का प्रकोप होता है, जिसका समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। तो किस प्रकार से करें गन्ने की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण, आइए जानते हैं डॉक्टर मीनाक्षी द्विवेदी से। तो आज हम बात करेंगे शरदकालीन गन्ने के बारे में। जिन किसान भाइयों ने शरदकालीन गन्ने की बुआई कर रखी है उसमें इस समय कई तरह के रोग और कीटों को वो लोग देख रहे होंगे। तो आज हम उसी की रोकथाम और उनको पहचान कैसे करें और उसे कैसे बचाया जाए, इसी की ही हम चर्चा करेंगे। तो गन्ने में बहुत तरह के रोग लगते हैं और बहुत तरह के कीट भी लगते हैं, जिससे 10 से 15% की उसमें नुकसान होता है। चीनी की मात्रा कम होती है और किसान भाइयों को बहुत नुकसान झेलना पड़ जाता है। अगर हम बात करें रोगों से शुरुआत करें कि जिस तरह के रोग आते हैं गन्ने में,
तो हम क्योंकि मुख्यतः फफूंद जनित रोग ज़्यादा आते हैं तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। मुख्यतः जो रोग आते हैं फफूंद जनित वो होते हैं लाल सर रोग, सूखा रोग, कालिका रोग, गेड़ी सड़न रोग और पोखा बुम रोग। इस समय जो हम खेत में देख सकते हैं जिस रोग को, वो है आपका कालिका रोग। कालिका रोग में क्या होता है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? ये अप्रैल से 15 जून के बीच में इसमें दिखाई देता है और जब तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है तब इस रोग को खेत में देखा जाता है। तो अभी इस समय कई जगह पर ये खेतों में दिखाई देने लगा है। इसका पहचान कैसे होती है कि जो आपका पौधा होता है गन्ने का वो सूखने लग जाता है, छोटा हो जाता है, पत्ती नुकीली हो जाती है, पतली हो जाती है और जो गन्ने का जो बीच का भाग है वहां से एक काली डंठल, एक चाबुक नुमा डंठल निकल के आती है। उसमें हजारों की मात्रा में या कहूं मैं कि लाखों की मात्रा में बीजाणु उसमें चिपके रहते हैं पाउडर फॉर्म में। इस तरह का इसलिए इस रोग को खेत में देखना बड़ा आसान है। अब इसका रोकथाम कैसे किया जाएगा? रोकथाम में ये होता है कि उसको, क्योंकि अगर हम काटते हैं उस चाबुक नुमा डंठल को तो वो कहीं पर भी गिरेगा, उसके जो बीजाणु है क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में है तो वो कहीं भी गिरते हैं, उससे रोग फैलता है। इसलिए किसान भाइयों को क्या करना है कि उसको बहुत ही केयरफुली उसको एक प्लास्टिक या पॉलिथीन के बैग से उसको ढक देना है और उस जो डंठल है उसको बांध देना है, प्लास्टिक को बांध देना है। उसके बाद वो पूरा पौधा जो है उसको आप काट दें और उसे खेत के बाहर ले जाके जला दें या कहीं पर उसको दफना दें। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है इस रोग की रोकथाम के लिए। यहाँ मैं नहीं अपने किसान भाइयों को इस चीज का सुझाव दूंगी कि वो किसी तरह की दवा डालें या कुछ भी करें, क्योंकि यहाँ इस समय अगर शुरुआत के समय पे रोग की रोकथाम हो जाती है और अगर किसान भाई थोड़े जागरूक रहते हैं तो दवा डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस रोग की रोकथाम के लिए बिजाई के समय स्वस्थ बीजों का चयन करें। रोगी पौधों में काली चाबुक जैसी फुंद के ऊपर थैली चढ़ाकर नीचे से काट लें और रोगी पौधों को जड़ सहित उखाड़कर जला दें। रोगी फसल का प्रयोग कीज के रूप में नहीं करें और न ही इसकी पेड़ी फसल लें। फसलों में सही फसल चक्र को अपनाएं एवं बीज को नम ऊष्मा विधि से उपचारित करें। ये यूनिवर्सिटीज जो प्रभेद जिनको प्रमाणित करती हैं, आप उन्हीं प्रभेदों का इस्तेमाल करें क्योंकि ये यहाँ पर टेस्टेड होते हैं। हम हर तरह से उसको टेस्ट करते हैं और फिर निकालते हैं। तो एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि जो जितने भी ये फफूंद और ऐसे रोग हैं इनसे बचने के लिए किसान क्या करें कि बैविस्टीन एक दवा आती है जो कि आपकी फफूंद नाशक दवा है। इसको 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में 1 एकड़ के हिसाब से मिलाकर इस्तेमाल करें। यहाँ तो ही रोग की बात। अभी गन्ने में और कोई रोग नहीं आने के संभावना है। जो बाकी सारे रोग हैं जैसे कि लालसा रोग है, ये थोड़ा एडवांस स्टेज में थोड़ा बड़े होने पे आता है जब गन्ना बनने लग जाता है। इस समय जो आपका शरदकालीन गन्ना है, इसकी जितनी जो ये अवस्था में है, इसमें मूलतः 3 तरह के कीट देखे जाते हैं। एक होता है टर्माइट जिसे कि आप लाल मुंह वाली सूढ़ी भी कहते हैं। दूसरा होता है अर्ली शूट बोरर जिसे कि आप तना छिद्रक कहते हैं। और तीसरा है आपका रूट बोरर जो है आपका जड़ छिद्रक। सो टर्माइट यानी कि जो ये लाल मुंह वाली सूढ़ी है, ये जनरली ये मिट्टी जहाँ की ऐसी होती है जहाँ पर टर्माइट का इन्फेस्टेशन ज़्यादा है या इस सूढ़ी का इन्फेस्टेशन ज़्यादा है, वहीं पे ही आती है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि क्लोरपायरिफॉस एक दवा है 50 EC, उसको 1 लीटर प्रति एकड़ में के हिसाब से इसको DAP में मिला के इसका छिड़काव कर देना होता है। या फिर इमिडाक्लोरोपिड 30 SC, ये जो दवा है इसको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी DAP के साथ मिला के छिड़काव कर देना चाहिए। ये तो हो गई इसकी बात। दूसरा आपका जो आता है जड़ छिद्रक, ये आपका जो तना छिद्रक ये कीड़ा जो आता है, इसके लिए इसको देखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो इसकी पीहिका होती है गन्ने की, यानी जो उसका बीच का जो पार्ट होता है वो सूखने लग जाता है और खींचने पे बड़े आसानी से बाहर आ जाता है। इसका मतलब है कि उसमें वो कीड़ा लगा है। जब आप उसको निकालेंगे तब उसको देखेंगे उसमें एक तो सड़न की बदबू आती है, दूसरा उसमें कीड़ा दिखाई देने लगता है। इसकी रोकथाम का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसमें जो आपका वो कल्ला जो है जो आया है जिसमें ये कीड़ा लगा है, उसको जमीन के 2 इंच नीचे से उसको काट के कहीं पे फेंक दें या उसे जला दें। ठीक है, ऐसे में किसान भाइयों को ये हो सकता है कि हमारे खेत में जो गन्ने हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि अगर आप एक कीड़े वाला हटा देते हैं तो वहां से एक की बजाय 3 या 4 टिलर्स निकल के आते हैं, तो उनकी जो खेती है या जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कहीं से भी फर्क नहीं आएगा। इसमें जो दवा डालते हैं
क्लोरपाइरिफॉस और साइपरमेथ्रिन दवा होती है, उसका मिश्रण डाल सकते हैं 500 ml प्रति एकड़ की दर पे। और दूसरा है फिप्रोनिल 5SC, ये आसानी से मिल जाती है, ये 300 ml प्रति एकड़ की दर से इसको खेत में डाल सकते हैं, ये भी है। दूसरा, पानी की इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, तो सिंचाई बहुत अच्छे से करें। अगर सिंचाई अच्छे से करेंगे तो तना छिद्रक नहीं लगेगा। तीसरा है आपका जड़ छिद्रक रोग, इसमें भी यही दवा डालेंगे और पानी को अगर आप वो कम पानी अच्छे से देंगे गन्ने में, क्योंकि इस समय बड़ी जरूरत है उसकी, तो ये रोग नहीं आएंगे। सो अगर आप ये सब का ध्यान रखते हैं तो आपको जो शुरुआती दौर में या गन्ने की उसमें जो भी आपके कीड़े और रोग आते हैं, इनसे आपको थोड़ा निजात मिलेगा और आगे की आपकी फसल अच्छी होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेती बाड़ी, और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा हनुमानगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। पूर्वानुमान के अनुसार जिला हनुमानगढ़ में 10 मई तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। 10 और 11 मई को बादलों की आवाजाही के साथ 11 मई को धूल भरी आंधी तथा कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा के आसार हैं। अन्य दिनों में मध्यम गति की हवाएं चल सकती हैं। 5 दिनों में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता 10 से 36% हो सकती है। हवा की गति 10 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाई समय पर बुआई करें, प्रमाणित और उन्नत बीज का उपयोग करें, बीजोपचार करें, उचित बीज दर रखें, मिट्टी की जांच करवाकर सिफारिश अनुसार संतुलित उर्वरक काम में लें तथा उर्वरक पर पैसा बचाएं। खाद, बीज, दवा खरीदते समय बिल अवश्य लें। बीटी और अमेरिकन कपास बुआई का उपयुक्त समय 1 मई से 20 मई है। अमेरिकन कपास के लिए सिफारिश की गई किस्में RS 2013, RS 810, RST 9, बीकानेरी नरमा RS 875, मरु विकास, राज HH 16 और बीज दर 6 किलो प्रति बीघा उपयोग करें। कतार से कतार की दूरी 67 सेंटीमीटर रखें। बीटी कपास की बीज दर 450 ग्राम प्रति बीघा रखें। गत फसल की कटाई के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जोतकर खेत खाली छोड़ दें। मई के दूसरे पखवाड़े में धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। सिफारिश की गई किस्में पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509, मुच्छल बासमती, परमल धान PR 126, PR 106, BK 190। जिन खेतों में जड़ गलन के रोग का प्रकोप अधिक है, उन खेतों के लिए बुआई के पूर्व 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम को 50 किलो आर्द्रता युक्त गोबर की खाद में अच्छी तरह मिलाकर 10 से 15 दिनों के लिए छाया में रखें। इस मिश्रण को बुआई के समय 1 बीघा में पलेवा करते समय मिट्टी में मिला दें। साथ ही ट्राइकोडर्मा जैव से बीज उपचार करें। मूंगफली की बुआई 15 जून तक की जा सकती है, किंतु गहरी रेतीली भूमि में बुआई 15 मई तक की जानी चाहिए। मूंगफली भारी चिकनी तथा क्षारीय भूमि में नहीं बोनी चाहिए। सिफारिश की गई किस्में HNG 123, HNG 69, HNG 10, मलिका, M13, TG 37A। रबी फसलों की कटाई के बाद अप्रैल माह में हरी खाद के लिए ढैंचा की बिजाई की जा सकती है। बीज दर 15 किलो प्रति बीघा प्रयोग करें। बिजाई से पहले 10 घंटे बीज को पानी में भिगोएं तथा छाया में सुखाकर बिजाई करें। बिजाई से पूर्व जुताई करते समय 50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का उपयोग करें।
कुल 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। नींबू वर्गीय फलों, किन्नू, माल्टा व नींबू की फल झड़ने से रोकने के लिए 2 से 4 डी 1 ग्राम व टिल्ट 100 ग्राम 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। बेर के पौधे मई माह में गर्मी प्रारंभ होने पर सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, इसलिए मई माह में कटाई छटाई करनी चाहिए। चूजे गर्मी के मौसम में बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए चूजों को कम स्थान में अधिक संख्या में नहीं रखें और प्रत्यक्ष पर्यावरणीय गर्मी से बचाएं। चूजों को गर्म हवा से बचाने के उपाय करें। गर्मी से मुर्गियों और चूजों को बचाने के लिए फार्म के चारों ओर बोरी लगा देनी चाहिए। स्प्रिंकलर लगाकर इन बोरियों पर सुबह शाम पानी का छिड़काव कर गीला करें। गर्मी के तनाव को कम करने के लिए फीड में विटामिन सी के पूरक का उपयोग करें। मिट्टी जांच से हमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, जमीन का खारापन, अम्लीयता के बारे में पता चलता है। इसके अलावा मिट्टी जांच से हमें जैविक कार्बन और जमीन में फसल उत्पादन के लिए जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा और फसल से पूरा उत्पादन लेने के लिए कितनी और खाद देने की जरूरत है, इसका पता चलता है। अनाज का भंडारण करने के लिए गोदाम को साफ कर लीप लिया जावे व मेलाथियान का प्रयोग करें। अनाज से भारी बोरियों को गोदाम में नीचे पट्टों पर दीवार से कुछ दूरी पर रखें। इन बोरियों पर मेलाथियान 5% चूर्ण का हल्का भुरकाव करें। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन करें। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं, जिसके लिए पौष्टिक आहार व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दिन भर में कम से कम एक बार हल्दी वाले दूध का सेवन जरूर करें। गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। हाथों को बार बार धोना और सफाई का पूरा ध्यान रखना है। मास्क का प्रयोग करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला जयपुर के कृषक श्याम लाल ने। आप टमाटर की फसल में फल छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो श्यामलाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे कौन कौन से कीट आ सकते हैं और हम उनका बचाव कैसे करें, तो मैं श्यामलाल जी को बताना चाहूँगा। इसमें एक सफ़ेद मक्खी जो एक रस चूसक कीट है, उसके आने की बहुत संभावना है। ये जो सफ़ेद मक्खी है, ये रस चूसक कीट है। ये जो पौधे की कोमल पत्तियाँ और टहनियाँ होती है, वहाँ से रस को चूसती है और पौधे को थोड़ा हल्का कर देती है, जिसके कारण पौधा आगे बढ़ नहीं पाता है और वो थोड़ा सा झाड़ीनुमा हो जाता है। टमाटर की फसल में सफेद मक्खी कीट के द्वारा पर्णकुंचन रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है और धीरे धीरे संपूर्ण खेत में ये रोग फैल जाता है। ऐसी रोगग्रस्त फसल से किसानों को बहुत ही कम उपज मिल पाती है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये रस चूसता तो है ही, लेकिन उससे भी ये खतरनाक है कि ये वायरस को फैलाता है। जब इस पौधे में वायरस फैल जाता है तो इसकी जो पत्तियां है वो पीली पड़ जाती है, वो सिकुड़ जाती है, थोड़ी सी क्रिंकल हो जाती है और पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हम जो डाइफेंथुरोन 50 WP आता है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, या इमिडाक्लोप्राइड 17.8 SL 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से अपन पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं और इस कीट के प्रभाव से हम बच सकते हैं। कि ये एक कीट आता है जिसको हम फल छेदक कीट कहते हैं। जब अपना फ्लावरिंग या जो पुष्प आने लग जाते हैं पौधे में, तब से इस कीट का अटैक होने लग जाता है, इसका आक्रमण होने लग जाता है। इसकी जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें ये पत्तियों को खाता है और जैसे फिर फल बनने लग जाता है तो ये फल में छेद करके उसको खाना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारी टमाटर की फसल में भारी क्षति होती है और किसान को सीधे सीधे घाटे का सौदा साबित करती है। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट फलों के अंदर घुसकर गूदे को खाता रहता है, जिससे फल काणे हो जाते हैं।
जो कि फल किसी काम के नहीं रहते। ऐसे फलों का मंडी में भी किसानों को कोई बाजार भाव नहीं मिल पाता और इस कीट के अधिक आक्रमण के कारण कभी कभी तो किसानों को टमाटर की फसल में लगाई गई लागत भी निकालना मुश्किल हो जाती है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस कीट के नियंत्रण के लिए समय रहते उचित कदम उठाएं, ताकि इस होने वाली हानि से आप बच सकें और टमाटर का गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन मिल सके। मैं इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए बताना चाहूँगा कि जो हमारा जैव आधारित कीटनाशी है एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस, उसका 112 LE प्रति बीघा के हिसाब से शाम के समय इसका छिड़काव करें। और जो बीटी है, जो एक बैक्टीरिया है, उसका 300 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से इसका छिड़काव करें। ध्यान रहे किसान भाई, इन दोनों जैव आधारित कीटनाशकों का हमेशा उपयोग शाम के समय इसका छिड़काव करें, इसका दोपहर में या धूप के समय कभी नहीं करें। इसके अतिरिक्त हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को एमामेक्टिन बेंजोएट 5SG 0.5 ग्राम पर लीटर या इंडोक्साकार्ब 1 ml पर लीटर या फ्लूबेंडामाइड का स्प्रे हम इस कीट के नियंत्रण के लिए खेत में प्रयोग करके कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजो फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।